Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders in collaboration with the Banis Academy. I am your host, Aliza Naqvi, and today I have the pleasure and honor of having such a guest who brings a wealth of knowledge and wisdom. His contributions in any sector that he's been a part of are nothing short of legendary. Without a doubt, he is a true titan of the financial world and a powerhouse of energy. He is currently the Chief Financial Officer of Novartis Pakistan. Let's welcome Mr. Ziad Chaudhry. थैंक यू वेरी मच मनसलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन इंट्रोडक्शन. मैं खुद सोच रहा था कि आपने किसको एक्चुअली बुलाया है जो आपने इतनी सारी तारीफें की हैं, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. दैट्स रियली एन ऑनर. You deserve every bit of it, sir. How is life going these days? Well, quite I would say exciting. It's really interesting because I like to be busy. So as long as I have things to do and I need to kind of allocate time for everything, so that's what I enjoy the most. Okay, wonderful. So to officially begin, I would like to ask you a question that would certainly define you. If I was to ask you to think of a word that describes you currently or the events that led you to who you are today, it could be something that you value, something you practice, a personality trait, anything, just a word that entirely describes Mr. Ziad. Okay, Ji. So I think one word would be difficult. I'll give you two. Okay. Right? So first is seizing and the second is positivity. Okay. So basically, if I tell you a little bit about myself, और मैं अगर क्रेडिट देता हूँ किसी दो चीज़ों को जिसने मुझे शेप अप किया है या जिसने मुझे हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने में, तो एक वो पॉजिटिव माइंडसेट है कि गलत गुमान नहीं रखना, हमेशा एक पॉजिटिव बट रियलिस्टिक कि आप अच्छा सोच के आगे बढ़ें कि अच्छा ही होगा और जो भी होगा उसमें बेहतरी होगी. पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़ ये कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, सो डोंट जस्ट सिट ऑन इट, कैप्चर इट, सीज द मोमेंट. आप जो भी आपको ऐसी कोई भी चीज़ मिल रही है, सो जस्ट गो फॉर इट. ऐसा एंड एक ज़िंदगी में बहुत सारी मौके ऐसे आते हैं कि जब मैंने लोगों को ये देखा है कि वो कोई एक चीज़ उनके सामने होती है, उसको वो उसे एवेल्यूएट करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी या वो मोमेंट जो है वही हाथ से निकल जाता है. सो एट टाइम्स यू नीड दैट फेथ एज वेल. तो इसीलिए मैंने वो जो पॉजिटिव माइंडसेट या फिर एक वो जो आपको ये यकीन के जो हो रहा है उसमें बेहतरी होगी, वो ज़रूरी इसलिए है वो माइंडसेट होना कि जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर आप थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ भी ले सकते हैं कि आप उसको जाके कैप्चर करें और उसमें अगर वो इफ़ इट वर्क्स फॉर यू तो इट देन इट्स वंडरफुल. इफ़ इट डजंट तो हैव दैट फेथ कि उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी. सो बेसिकली एटलीस्ट मैं अगर अपने आप को डिस्क्राइब करूँ तो मुझे तो इन दो चीज़ों ने हमेशा तक अभी तक बहुत हेल्प किया है. And that is beautifully described. And I would like to come back to that aspect later in this podcast because I did have a question relating to that. All right, let's start off with your early life and education. How did you end up in CA, and is it something that you yourself chose or it was just given to you? राइट जी. सो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मुझे कभी भी CA नहीं करना था. No. So when I started, that was purely on as per the wish of my father, who is also a very senior chartered accountant. और उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आई शुड गो फॉर दिस. और बिकॉज मेरे थोड़े शौक जो हैं वो डिफरेंट थे. मुझे फोटोग्राफी का शौक है, मुझे डिज़ाइनिंग का शौक है, तो मैं इंटीरियर्स और कुछ वो साथ में जो भी इस तरह की चीज़ें थी, काफ़ी मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं पहले, तो मैं उसमें अपना टाइम काफ़ी लगा रहा होता था. और फिर मेरे वालिद साहब ने जो है मुझे उन्होंने ये कहा कि एक दफ़ा CA कर लो या कोई एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लो और उसके बाद फिर जो मर्ज़ी करना. सो वो जाहिर है, वो तो आपको पता ही है कि एक दफ़ा जब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई तो फिर वो जो मर्ज़ी वाली बात है वो थोड़ा पीछे रह जाती है. बट बहरहाल फिर मेरी मर्ज़ी यही बन गई. वो अलग बात है, भी मैं उस तक आता हूँ. लेकिन जब मैंने शुरू किया, सो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड एक्चुअली, जहाँ पे हम ये आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं. और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो डेफिनेटली ये एक नॉस्टैल्जिक वो है कि मोमेंट है कि मैंने शुरू किया था एक्चुअली एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट से. और उसके बाद फिर मैंने तबानीज़ ज्वाइन किया यहाँ पे
सर समद दाऊद से मैथ्स की क्लासेस लेने के लिए, Okay. बिकॉज दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड कि मेरा जो पहला मॉड्यूल था उसमें आई कुडंट पास वन पेपर, और जब मैंने उसकी दोबारा अटैम्प्ट दी तो वो फिर दोबारा से जो है वो पेपर मेरा रुक गया था। तो जो थर्ड अटैम्प्ट के लिए तैयारी के लिए फिर मैंने बहुत सुना था तबानी का और सर समद दाऊद का, तो फिर मैं यहाँ पे आया और जब मैंने वो क्लासेस उनसे ली इस तरह के अच्छे माहौल में, तो फिर मुझे फिर मैंने यहीं पे ही कंटिन्यू कर लिया बाकी सारी चीज़ों के लिए भी, दूसरे मॉड्यूल्स के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक दिस वाज बैक इन अराउंड करीब 24 साल पहले या 25 साल हो गए मेरा ख्याल है, अब 25 साल पहले तकरीबन इधर मैंने वो अपनी मैथ्स की क्लासेस ली थी और उसके बाद फिर मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और फिर वहाँ से जो है वो आगे सफ़र सारा शुरू हुआ। सो मुझे याद है कि इस दौरान बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आए थे कि जब आई वाज काइंड ऑफ अबाउट टू क्विट, और मैं यही था कि मैंने कहा कि ये क्या तरीका है कि जब मैं पेपर्स दे रहा हूँ तो वो पेपर क्लियर नहीं हो रहे वो, तो उस पर फिर मेरे अब्बा ने मेरी बड़ी काउंसलिंग की और वो एक ऐसा मोमेंट भी था कि जिस पर बस मैंने सोच लिया था कि जी अब मैंने ये नहीं करना। और मैंने जाके लम्स के एलसैट्स होते थे वो मैंने दे दिए, एग्ज़ाम दे दिया, सारा कुछ वो क्लियर करके जब मैंने घर पे लाके दिखाया मैंने कहा जी मैंने लम्स जाना है और मैंने अब सीए नहीं करना। तो फिर वो अब्बू जो हैं मुझे गाड़ी में उन्होंने बिठाया और वो मुझे लेके चले एक लॉन्ग ड्राइव पे जिस पे उन्होंने गाना लगाया कि है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, और वो बड़ी एक ऊंची आवाज़ में जो है उन्होंने वो गाना वो चल रहा था और उन्होंने कहा पहले पूरा गाना सुन लो फिर बात करेंगे। और वो बस वो चलता गया और वो उसके बाद जो है ना उन्होंने बस फिर उन्होंने बेसिकली उनका मेन मुझे जो मैसेज था वो ये था कि एक तो ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ आप शुरू करते हैं और बीच में उसे छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ फिर सीए के लिए अप्लाई नहीं करता है, ये फिर आप ज़िंदगी में हर चीज़ के साथ ही ऐसा करेंगे। जब कभी थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो आप उसको जो है बीच में देन आई मीन यू डोंट हैव टू बी अ क्विटर राइट। सो वो बेसिकली उन्होंने मुझे मैसेज ये दिया कि जो चीज़ है उसको जस्ट गो फॉर इट, अगर एक दफ़ा माइंड बना लिया है और फिर अपना एक फोकस्ड होकर आप वो काम करें। तो ये वो पॉइंट था कि जब मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं जो बाकी मेरी इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर उस वक्त एक्टिविटीज़ थी इस तरह की जहाँ पे मेरा वो इंटरेस्ट था और मैं एक डबल माइंडेड था उस वक्त तक कि मुझे जहन में ये था कि मैं सिर्फ अब्बा के कहने के लिए ये सीए कर रहा हूँ और मैं तो इसके लिए बना नहीं हूँ और मुझे ये नहीं करना। तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने रखी साइड पे और फिर मैंने कहा कि जी अब एक चीज़ शुरू कर दी है तो फिर उसको बिल्कुल फोकस्ड होके वो किया जाए। और ये सेकंड टाइम है जब मुझे ये मोटिवेशन ज़िंदगी में चाहिए थी। इससे पहले जो मेरे साथ हुआ था बिल्कुल स्टार्ट में, तो मुझे याद है कि मसूद नकवी साहब बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि केपीएमजी के सरबराह रहे हैं वो, तो उन्होंने अब्बू मुझे उनके पास ले गए थे और उन्होंने बेसिकली मुझे काउंसिल किया था सबसे पहले बिल्कुल शुरू में। और ये जब जिस वक्त अब्बू मुझे ये चाह रहे थे कि मैं जो हूँ वो सीए करूँ, तो उस वक्त वो कन्विंस करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुझे मिलवाया, जिसमें मसूद नकवी साहब की बात जो है बहुत ज़्यादा उसका एक असर था। तो वहाँ से एक चीज़ शुरू हो चुकी हुई थी और उसके बाद जब मैंने एक्चुअली इसमें एंटर हुआ मैं, तो वो एंटर होने के बाद फिर ये मुख्तलिफ फेजेज़ आए, जिसमें सबसे बड़ा फेज़ जब आया था जिस वक्त मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ जाके दूसरे आपको बताया जैसे कि लम्स का मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो वो गाना सुनने के बाद जब जो मुझे मैसेज ये मिला और उसके बाद जब मैंने अपना बिल्कुल सारा एक जहन लगा के सोच के ये किया कि जी अब जब एक चीज़ शुरू कर दी है तो वो चीज़ मुझे करनी है, और फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें साइड पे रखी और उसको मैंने जब तरजीह दी और बिल्कुल ये फोकस्ड, और मैंने अपने जहन से एक ये चीज़ निकाल दी कि मैं ये अब्बा के कहने की वजह से कर रहा हूँ। मैंने अपने जहन में ये रखा कि जी अब ये डिसीजन ले लिया है, अब्बा के कहने की वजह से लिया था, बट अब ये मेरा डिसीजन है और अब मैंने इसको लेके चलना है। तो बस उसके बाद फिर देन देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो लुकिंग बैक, देयर वाज नथिंग स्टॉपिंग। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये सारी जर्नी बड़ी स्मूथली गुजर गई। इस सारे प्रोसेस में तबानी साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं वो बड़ी मेरी मेमोरीज हैं कि मैं
जाहिर है जब आपको पता है कि एक तरह का रिबेलियन जब आपके अंदर होता है कि आपको ये पता है कि जी आप किसी के मतलब आप अब्बा के कहने पे जो है वो ज़बरदस्ती आप एक चीज़ कर रहे हैं, तो फिर आप क्लासेस में भी आप स्किप भी कर रहे होते हैं, आपका दिल भी नहीं चाह रहा होता, तो उसमें तमानी साहब से अब्बू ने शायद पहले बात कर ली थी। तो उनका एक बहुत बड़ा मतलब एक ट्रू मेंटर वाला जो एक रोल होता है ना कि जी एक उस्तादों से बढ़ के कि बाकायदा मुझे याद है कि उस वक्त इंस्टीट्यूट भी इतना बड़ा नहीं था और चंद लोग होते थे, लेकिन उसमें तमानी साहब जो हैं वो ख़ास ख्याल रखते थे कि जी मैं क्लास में आऊँ, अगर नहीं तो मुझे याद है कि जी मेरे पास फ़ोन आता था कि अभी क्यों नहीं आए या आज क्यों नहीं आए। फिर अगर मैं क्लास छोड़ के कभी हमने ऐसी प्लान बना लिया कि जी हम जो है वो नाश्ते पे जा रहे हैं, तो एक दफ़ा उन्होंने हमें नाश्ते वाली जगह पे भी आके तवानी साहब ने हमें पकड़ा, और ये बिल्कुल शुरू के दिनों की बातें हैं। तो ये एक इस तरह की जब चीज़ होती है, मतलब ये सब लोग अगर मिलके उस वक्त वो उनका एक नहीं फोकस होता है या वो मेरा ख्याल नहीं कर रहे होते, अब ये उस वक्त तो आपको ये सब नहीं अच्छा लग रहा होता, लेकिन जब आप बाद में अब ये 25 साल बाद और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जब अचीव हुई, तो जब आप सोचते हैं तो ये सब लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है ज़िंदगी में, जिन्होंने मिल के ये किया। मतलब जाहिर है अकेले तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस जगह से, और पर्टिकुलरली जो जिस तरह का मुझे यहाँ पे माहौल मिला, और तो बस ये सारा दिस वाज द जर्नी जिस तरह से स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद बस जब फर्म ज्वाइन की तो फिर तो then I was really into it. फिर CA was the only thing that I was looking forward to, and now it's like कि मैं बहुत शुक्र करता हूँ कि मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया, और ये प्रोफेशन जो है वो मैंने क्वालिफिकेशन हुई, और बिकॉज आई वुडंट लाइक देर आर रिग्रेट्स, तो दूर की बात, मतलब मैं शुक्र इतना करता हूँ इस पर कि ये सब हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी, और अब नाउ दिस इज माई लाइफ। तो So you have owned it. अब तो I was gonna come to if you have any regrets or not, but नहीं not at all, मतलब ये तो fully owned it, और बल्कि ये कि अब ये है कि मुझे लोग कहते हैं कि चार्ट अकाउंट्स बड़े ड्राई होते हैं, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करें, उनके साथ उठे बैठे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं, लोगों के बहुत सारे पैशंस हैं जो दूसरे अपनी चीज़ें कर रहे हैं। सो हमने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, हम लोग एनुअल गेट टुगेदर्स करते हैं, मेरे घर पे ही होते हैं अक्सर। सो काफ़ी लोग आते हैं, और बड़ा आई मीन वी हैव अ लॉट ऑफ फन, काफ़ी लोगों की एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं। तो आई मीन I really enjoy hanging out with you know उससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि मेरी वाइफ जो है वो भी चार्ट अकाउंटेंट हैं। सो बेसिकली हम दोनों की जो दोस्ती है वो जिस तरह शुरू हुई, और फिर जिस तरह अब भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्ती है, सो बेसिकली वो जाहिर है मैं तो ये नहीं कह सकता कि जी चार्ट अकाउंटेंट्स ड्राई होते हैं। is there anything you talk to about her apart from chartered accountancy and your profession? Yeah, I mean I think everything other than chartered accountancy. Okay, wonderful. That is very refreshing. Talking about your personality, what are some of your key interests that you still make time for, and you think that they're so important in your life that they didn't get lost along the way, right? You still make time for them, you still practice them, and that is what makes you feel whole. What are some of those aspects? Right, just so basically बिल्कुल मेरे बहुत सारे मेरा पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया कि फोटोग्राफी मेरा एक आई वॉज वेरी मच आई मीन टू मच इनटू इट, और पैशन था मेरा। तो वो चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है, वो मैं अभी भी करता हूँ, एंड आई ट्रैवल अ लॉट फॉर दैट। रोड ट्रैवल्स हमारे होते हैं, बल्कि इट्स नॉट जस्ट मी नाउ, मेरे एक बेटी और एक बेटे को, दोनों को वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। सो वो मेरे जो कैमराज हैं जो मैं अब यूज़ नहीं कर रहा, वो अपने गले में टांग के और वो घूम रहे होते हैं। प्लस जो बाकी दो और मेरे जो बच्चे हैं एज वेल एज हिरा माई वाइफ, सो वो कोई इक्विपमेंट वो उठाई हुई हैं, कोई दूसरे बच्चे उठाए हुए हैं। तो इस तरह जब हम जाते हैं पर्टिकुलरली अपना कोई शहर कवर करने के लिए, तो सारे हेल्प कर रहे होते हैं। तो हमने फिर ये सोचा, तो मैंने फिर अब मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन बन रही थी तस्वीरों की, और फिर मैंने कोई 1.5 साल पहले छोटी डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ ट्रैवल, नॉट एग्जैक्टली ट्रैवलॉग्स बट
सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री टाइप, ना कि वो वाली जगहें कि जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं या अनफ्रीक्वेंटेड हैं, उनके बारे में थोड़ा लोगों को बताना शुरू किया। तो जब हमने वो वीडियोस बनाई चंद, हमने सोचा कि हम लोगों को दिखाएं कैसे। सो फिर हमने जब हम सोच रहे थे कि मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप यूट्यूब चैनल बना लें और उसके ऊपर अपलोड कर दें, एंड देन यू कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट कि कितने लोग देख सकते हैं, ये वो सब कुछ। तो बहरहाल वो खैर हमने यूट्यूब चैनल बनाया। जब नाम सोच रहे थे तो वो नाम हमने रखा डाची 6। सो बेसिकली उसका जो वो 6 का जो है, इट्स अ फैमिली ऑफ 6 जो कि सारे मिलके अब चीज़ें शूट कर रहे हैं। सो बेसिकली जो मेरा एक शौक था वो अब कन्वर्ट हो गया इन सॉर्ट ऑफ अ फैमिली पैशन। तो दैट्स समथिंग विच आई रियली इन्जॉय, और अभी भी हम कर रहे होते हैं काफ़ी। दूसरा मेरा जो कीन इंटरेस्ट है, दैट्स टेनिस। So that's something which I kind of almost never skip. चाहे जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि जी अगर कभी ये कि मेरे पास 20 मिनट भी हैं दिन में, तो आई जस्ट ग्रो एंड नॉक अ लिटिल बिट। ये नहीं होता कि मैं कभी ये सोचूं कि नहीं यार अब इतना सही टाइम है तो उसमें आके चेंज करो, थोड़ा सा खेलो। अगर 10 मिनट भी खेलने को मिल रहा है तो वो खेल के आप एंड देन यू गेट अलॉन्ग, अपने बाकी चीज़ें आप करें। बट यूजली आई मेक टाइम फॉर इट कि शाम में 1 घंटा, ये डेली मेरा एक रूटीन है। तो ये 2 चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। बाकी ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है लोगों को जो लोगों को मेंटोर करना है या फिर काउंसिल करना है, या फिर कोई अगर मेरे पास एडवाइस के लिए आता है तो वो, प्लस पब्लिकली जाके लोगों से इंटरेक्ट करना। सो दैट्स समथिंग विच आई एंजॉय। और उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सोशल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं इस वक्त लीड कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने कुछ अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो गेट टुगेदर्स और वो चीज़ें, वो डिस्कशंस हम लोग कर रहे होते हैं सोशल इम्पैक्ट के लिए। सो बेसिकली ये 3 चीज़ें आप कह सकते हैं कि जो मेरा आउटसाइड ऑफ वर्क जो एक काइंड ऑफ जो पैशंस हैं या जो इंटरेस्ट हैं। Wonderful. Okay, you were also a faculty member in Pakistan Institute of Corporate Governance, and that too for about a decade now. So a little bit about that. What is your perspective on it? That how important is it for character development for individuals, and that people from any background can opt for it, and how necessary it is in your opinion? ऑलराइट, सो जी इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स एन एक्सेलेंट प्रोग्राम जो कि मेरा ख्याल है जो भी जिसको लाइक जो भी इस लेवल पे है उसको करना चाहिए डेफिनेटली। मैंने ये किया था बैक इन 2014 और 15 आई गेस, और अगेन इट वॉज ऑल अबाउट लाइक, अगर आप ये पूछ रही हैं कि फैकल्टी मेंबर बनने का मुझे कैसे ख्याल आया और वो कैसे मैं बना, सो इट वॉज अगेन यू नो सीजिंग दी अपॉर्चुनिटी एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ। ये 2 चीज़ें, ये 2 एलिमेंट्स थे जिसने मुझे इसमें हेल्प किया। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग ये जब मैंने वो किया था तो उस वक्त आई वॉज डूइंग दी प्रोग्राम्स, आई वॉज थिंकिंग कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। मुझे हमेशा से ये शौक तो था कि मैं ट्रेनिंग कराऊँ, और वो इतना एक मैसिव वो प्लेटफॉर्म, अच्छा बड़ा रेप्यूटेड, वेल रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म था। सो आई वाज काइंड ऑफ वेरी कीन कि मैं यहाँ का इधर के लिए क्वालिफाई करूँ और वो सब्जेक्ट्स में पढ़ा सकूँ। सो मैंने जिस वक्त ये प्रोग्राम करना शुरू किया था, मैंने आई वाज गेटिंग दी ट्रेनिंग, तो उस वक्त मेरे जहन में एक तो सीखने के साथ साथ दूसरी चीज़ ये थी कि मैं ये इवैल्यूएट कर रहा था कि इनमें से कौन से प्रोग्राम्स मैं कर सकता हूँ। तो जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर द वेरी नेक्स्ट डे आई अप्रोच्ड यू नो द की पर्सन इन द इंस्टीट्यूट, एंड आई काइंड ऑफ यू नो मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि मैं ये करना चाहता हूँ। सो डेफिनेटली ज़ाहिर है उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। सो फिर देन दे इन्फॉर्म मी कि जी वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ट्रेनर्स का, दैट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, सो यू कैन एनरोल इन दैट। और जब मैंने उसमें एनरोल किया तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ टेस्ट्स हुए, मुझे मॉक प्रेजेंटेशंस देने थे, वो दिए, इवेंचुअली आई गॉट क्वालिफाइड। और मैं आपको अभी भी ये बता सकता हूँ कि उस वक्त 2 और लोग भी थे मेरे साथ के जिनका जो ये सोच रहे थे कि वो करेंगे, बट दे डिड नॉट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी वाज कि मैंने ये सोच के
मैंने कहा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई कि मैं जाके बात करूं। उन्होंने पहले ही ये सोच लिया, बाकी सब फैकल्टी मेंबर्स के प्रोफाइल्स देख के उन्होंने कहा कि नहीं हम तो अभी हमें तो, बिकॉज फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल्स बहुत बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोफाइल्स हैं वहाँ पे। तो उन दो लोगों ने ये सोचा कि नहीं अभी वी डोंट मैच दैट, तो अभी हम वो नहीं अभी टाइम लगा के और फिर हम बात करेंगे। मैंने ये सोचा कि मैं बात करूं, और बात करके अगर ज़्यादा ज़्यादा क्या हो रहा हो मना कर देंगे, वो ये कहेंगे कि लेट्स गिव इट सम टाइम और उसके बाद आप करें। तो लेकिन मैंने ये नहीं, बिकॉज अगर अब सिंस उन्होंने ट्राई नहीं किया, सो दे वर एट 0% सिंस द बिगिनिंग। मैंने ट्राई कर लिया, सो वो दैट गिव मी अ 50% चांस। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि जब जैसे जैसे मेरा भी सारा प्रोफाइल डेवलप होता रहा, और उस वक्त भी जब मैंने पहली ट्रेनिंग कराई है, आई रिमेंबर कि मेरे पास इस तरह के मोमेंट्स थे कि आई वॉज क्वाइट यंग अमंग्स द फैकल्टी मेम्बर्स, और जो सामने ट्रेनीज़ आते थे वो हाईली क्वालिफाइड होते थे एट टाइम्स, तो मुझे बहुत मेहनत करनी होती थी। मतलब मुझे याद है कि वो हर ट्रेनिंग से पहले सारे जितने लोगों के जितने पार्टिसिपेंट्स होते थे उनके बारे में, वो जिन कंपनीज़ में हैं वो सब पे रिसर्च करना, एग्जांपल्स वहाँ से ढूंढना, वो देखना कि जी मैं ट्रेनिंग इतनी इंटरेस्टिंग बनाऊँ कि लोगों के लिए, सबके लिए कोई वैल्यू एडिशन हो उसमें बड़ा प्रॉपर, राइट। और जो सब्जेक्ट मैटर जो डिलीवर करना है वो बड़े एक प्रोफेशनल तरीके से हो। सो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत मैंने की शुरू में, और फिर जैसे जैसे वो चीज़ चलती चली गई तो इट ऑल देन स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। और बस अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। अब तो नाउ आई एम ऑल्सो अ काइंड ऑफ दैट लेवल के कि अब एक डिफरेंट फीलिंग है पूरा सारा वो ट्रेनिंग सारी कराने में। सो Wonderful. Okay, so you've also been a part of Bayer Healthcare in Leverkusen, Germany. So a little bit about that. Was that a virtual arrangement, or were you physically present over there? And I was physically present over there. Okay. So what were some of the cultural shifts that you felt, or the ethical and moral values that were very prominent over there? Right, जी. So ये इसमें दो चीज़ें हैं, और ये थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं ये दो चीज़ें सबको काफ़ी अच्छे, मतलब मैं बहुत दफ़ा मैं रिपीट भी करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे अंदर भी यहाँ पे बने। एक मोमेंट था, मैं वहाँ पे जब मैं जर्मनी में था तो उधर एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, और वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमें बोर्ड को प्रेजेंट करना था। नाउ the board in the headquarters, that's a big thing, right? So वहाँ पे जब वो मैंने अपना सारा प्रेजेंटेशन पे, हम 6 लोग थे जो कि काम कर रहे थे। सो उस प्रोजेक्ट पे हमने जब उसकी सारी प्रेजेंटेशन बनाई तो उसका जो एक एस्पेक्ट था वो हम 6 लोगों ने बारी बारी प्रेजेंट किया। तो जब मैं अपना पार्ट प्रेजेंट किया तो उसके अंदर वन ऑफ दी बोर्ड मेंबर्स पॉइंटेड आउट कि दैट दिस इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा, आई हैड ब्रॉट इन दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन जो कि उधर रूम में बैठे हुए थे, और बट ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, बट वो रूम में थे। लेकिन मैंने उनसे वो इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे ली थी। मैंने कोई ईमेल नहीं लिखी थी, ना उन्होंने मुझे कोई ईमेल की थी, और वो एक की इन्फॉर्मेशन थी जिसको पॉइंट आउट किया कि इन्फॉर्मेशन गलत है। तो बिफोर आई कुड से एनीथिंग, दैट पर्सन रेज्ड हिज हैंड एंड ही सेड कि दैट्स माय फॉल्ट, कि I gave him this information and it's my fault. I realized that this is wrong, so I misunderstood this part. तो उसका जो है वो, so let's ignore it, and then we can continue, और फिर इस वाले part पर हम दोबारा will come back. And I was just wondering and thinking, I was stunned कि मैंने कहा कि मैं तो अपने वाले माहौल में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, अगर किसी को, मे बी बहुत सारे लोग डिफरेंट हों, बट मैंने चंद जगहों पे जो चीज़ देखी है कि एक तो हम हर चीज़ में जो है हमें ये होता है कि ये जो ट्रस्ट के या ओनरशिप के ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं। कि लोग इस तरह की, मैंने बातें करते हुए लोगों को सुना है, वो कह रहे हैं कि जी अगर चीज़ ईमेल नहीं हुई दैट मीन्स इट्स नेवर सेड, कि ये तो हुई नहीं बात। तो
ये इतना मतलब माहौल आप इमेजिन करें कि हमारा जो एक दीन भी हमें सिखाता है और जो हमारा एक कोर वैल्यू होनी चाहिए कि आप जो बात करें या आपकी जो ज़बान की जो वैल्यू है वो हमेशा बरकरार होनी चाहिए, वो चीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि हम खोते जा रहे हैं। और मैंने वहाँ पे जब ये चीज़ देखी कि यहाँ मतलब यहाँ तो वो बोर्ड के सामने हम प्रेजेंट कर रहे थे, उसमें उन्होंने गलत चीज़ एक उसमें उन्होंने एक मिस्टेक पॉइंट आउट की, जो कि उसने बिफोर आई कुड से एनीथिंग द पर्सन स्टूड अप एंड टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि उसने मुझे कोई ईमेल नहीं की हुई थी, देयर वाज नो प्रूफ नथिंग कि जी उन्होंने मुझे कभी ये बात की है या मैंने उनसे पूछा है। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज थिंकिंग कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट, जब उन्होंने एकदम उठ के वो उसको ओन कर लिया। सो एक तो जाहिर है वो उनकी उसकी रिस्पेक्ट जो मेरे दिल में आई वो एक डिफरेंट लेवल था, प्लस वो एज अ सोसाइटी में जब उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ कि वो किस तरह के ब्रॉटअप है। तो मैं फिर जब मैं व्हेन आई थिंक बैक, तो मेरा जब मैंने वहाँ पे जितना कोई साल भर तकरीबन अराउंड ईयर और सो ऑन एंड ऑफ जब मैंने जो काम किया है, सो उसमें मैंने जितनी ईमेल्स भेजी होंगी या ईमेल्स जो एक्सचेंज हुई होंगी, आई थिंक उतनी ईमेल्स जो हैं मैं यहाँ पे शायद एक हफ्ते के अंदर एक्सचेंज होती होंगी। सो ये क्वांटम था, बिकॉज वहाँ पे इस तरह का माहौल है कि आप अगर फ़ोन उठा के फ़ोन पे बात करें और वो कोई आगे से कोई बात कर रहा है, सो दे वुड ऑलवेज ओन इट। यस, ये लिखत होना ज़रूरी है, चीज़ लिखने में होना, बट सिर्फ वो चीज़ें कि जो आपको सॉर्ट ऑफ जिनका ये खदशा हो कि वहाँ पे कोई गलत ना समझ रहा हो या आप कोई बात करें तो उसे डॉक्यूमेंट करना, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है और ये भी हमें हमारा दिन सिखाता है कि हम चीज़ लिखत में लाएं, बट वो लेकिन हर बात नहीं कि हर बात इन द सेंस कि इस तरह से नहीं कि जी आप चलते फिरते भी कोई बात कर रहे हैं तो आप उसको भी, बिकॉज ये जो ट्रस्ट है मेन या ये जो ओनरशिप है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इंसान के अंदर होना, कि आप अपना वो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ एथिक्स। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो लेवल की तरक्की है और जिस तरह वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, सो मैं समझता था कि जी ये लोग तो सारा टाइम काम करते होंगे। ओके। लेकिन जो मैंने चीज़ देखी कि जो चीज़ शायद हम समझते नहीं हैं कि उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, दैट इज़ सो लाइक परफेक्ट। दे आर इन द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग और आपको 4 साढ़े 4 बजे के आप बाद जो है ना हार्डली कोई दफ्तर में बैठा नज़र आ रहा होगा। ओके। सो दे कीप द इवनिंग्स टू देमसेल्व्स। लेकिन जब वो दफ्तर में होते हैं तो वो दफ्तर वाला टाइम ऐसे वो रखते हैं कि उसके साथ लाइक हम इस चीज़ को, जैसे मैंने ये देखा है काफ़ी जगहों पे, कि हम इस चीज़ को गलत ही नहीं समझते कि हम अगर अपने ऑफिस वाले टाइम या जो टाइम के हमें एक सैलरी मिल रही है या जिस टाइम के हमें जो पैसे मिल रहे हैं, वो टाइम हम जो है दूसरी जगहों पे या अपनी पर्सनल चीज़ों में हम लगा रहे होते हैं और हम उसको गलत ही नहीं समझते। हम उस टाइम को, अच्छा उसके 2 इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो हम उसको जब ज़ाया करते हैं टाइम को, तो एक तो ये होता है कि जी ज़ाहिर है इट्स अनएथिकल कि हम जिस टाइम के हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से पैसे ले रहे हैं या फिर इवन अगर हम अपना कारोबार कर रहे हैं, हम उसका फिर अगर सिंसियर नहीं है तो उसमें भी फिर वो बरकत नहीं होती। दूसरी बात ये होती है कि वो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी चीज़ें जब डिले होती हैं तो आपका जो शाम वाला या वो वाला टाइम है जो आपने फैमिली के साथ गुजारना है, दोस्तों के साथ गुजारना है, या आपने कोई स्पोर्ट करना है जो करना चाहिए आइडियली, वो चीज़ आप मिस कर लेते हैं कम्प्लीटली। और जब आप वो मिस करते हैं तो वो आपको उस वक्त नहीं रियलाइज़ होता, वो आपका एक दिमाग पे या आपका एक जो मेंटल वेलबींग है उसके ऊपर आपका वो एक असर तो पड़ रहा है उसका। और वो जब असर पड़ रहा होता है इवेंचुअली, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो आपको कोई से कुछ किसी से कुछ और बना देता है। डेफिनेटली। तो मैंने जब वो चीज़ वहाँ पे ये देखी कि उनका ऐसा ज़बरदस्त कट ऑफ है, बिकॉज मैंने क्या कि एक साहब से मैं चला गया उनके कमरे में अनअनाउंस्ड, और आई वॉज इन द मूड ऑफ स्मॉल टॉक कि मैं जाके ऐसे थोड़ा बहुत बैठूंगा, गपशप करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मली होता है कि जी आप दफ्तर के टाइम में भी कहीं चले गए, बातचीत इधर उधर की शुरू होगी। तो वो कह रहे हैं कि उसने मुझे कहा कि जी आई एम सॉरी, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ और आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई एजेंडा। मैंने कहा कि ये तो मतलब वाकई मुझे काफ़ी मसरूफ़ लग रहा है, और वो बहुत ज़्यादा वो काम में था। तो अब मैं समझ रहा था कि आज जो है ना ये तो बड़ी लेट सेटिंग होने वाली है।
4 बजे वो मेरे कमरे के सामने से वो गुजरे और वो उसने मुझे यूँ वेव किया, उसने कहा ओके सी यू टुमारो। आई वाज लाइक कि मैंने कहा अभी 2 घंटे पहले ये मुझे कह रहा था कि इतना बिजी है और इतना काम है और ये 4 बजे उठ के जा रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट आई गॉट ऑफ दैट सोसाइटी या वो उधर का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है। बिकॉज वो ऑफिस टाइम में उनका पता है कि जी मेरा टाइम 4 बजे तक का है, ये 4:30 या 5 बजे तक का है, तो बस दिस इज द टाइम और उस टाइम में मैंने अपनी सारी चीज़ें एलोकेट करनी है। ये नहीं हो सकता कि तो मैं अगर बिजी हूँ तो मैं इसलिए बिजी हूँ बिकॉज मुझे 5 बजे तक चीज़ें कंप्लीट करनी है। आपने यहाँ पे काफ़ी दफ़ा ये सुना होगा, लोग कहते हैं कि जी शाम अपनी है, रात अपनी है। हम तो बेसिकली वो अपनी है तो अपने लिए रखें। आप उसको जो है अपना इन चीज़ों पे आप अपना टाइम इस तरह से एलोकेट करें कि आपको अपना ये बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब से ये प्रैक्टिस शुरू की है कि मैं दिन के टाइम में या दफ्तर के टाइम में फोकस्ड होके वो आप अपना काम निपटाएं और मैं आई मेक श्योर कि मैं असर की नमाज जाके क्लब में पढूं और असर से मगरिब मैं अपना टेनिस खेलूं और मगरिब के बाद देन आई कम होम। तो मुझे शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगा ये कि लोग क्या सोचेंगे कि जी जल्दी जा रहे हैं दफ्तर से और बस इतनी सी चीज़ और ये वो, लेकिन जब मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो रियली मुझे तो बहुत उससे फ़ायदा हुआ है। और जो चीज़ बड़ी मुश्किल लगती थी और लोग मुझे कुछ दोस्त अभी भी कहते हैं कि जी अब तुम्हारे लिए हो सकता है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। आई थिंक इट्स पॉसिबल फॉर एवरीवन, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू मैनेज। जो आपको सिखाया है आप सुबह जल्दी उठें, बिल्कुल जल्दी उठ के अपना दिन आप प्रॉपर्ली शुरू करें फ्रेश माइंड के साथ और उसके बाद जस्ट मेक इट अ हैबिट कि आपने रात का खाना फैमिली के साथ ही खाना है या आप अगर दोस्तों के साथ हैं, आप अभी सिंगल हैं, आप अपने बाकी भी खैर आप इन ईदर केस आप फैमिली या अपने दोस्तों या कुछ ऐसे लोग के जिनके साथ आप अपने दिन भर की बातें कर सकें उन या जिनके साथ आप अच्छा महसूस करते हैं, आप उन लोगों के साथ बैठें और शाम में कोई ना कोई स्पोर्ट या कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। तो शाम में हो या इवन सुबह भी हो सकती है, बट ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आपका टाइम आपका अपना है तो keep something for yourself as well. Splendid. A little about you now. From the idea I get from you, I feel like you're a risk taker. You seize the opportunity and you go for it and you just trust your gut. But on the other aspect, I see you, from the information I've gathered, that you spend a lot of time in an organization. It could be a decade, it could be more than a decade, right? So you're here to stay. You're in it for the longer run. Right? So what are some of the key factors that you consider while making a decision? Or are you just so intuitive towards it that you just trust your gut with it? A very good question, I must say. It's a mixture of both, right? So मेरा एक मैंने अपना एक उसूल बनाया हुआ है कि मेरा चाहे काम कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, मैं सलातुल हाजत पढ़ता हूँ हमेशा। ठीक है, बेसिकली ये एक काइंड ऑफ बड़ी पर्सनल चीज़ है और उसमें हमेशा ये होता है कि एक तो मुझे सबसे पहले तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक आपका नेचुरल गट तो होता ही है, लेकिन आप उसको, मैंने आपको बताया था कि मैं रियलिस्टिक भी हूँ। मैं उसके जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं इवेल्युएट करता हूँ, बट आई डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। ओके, लाइक अगर बिकॉज मैंने ये देखा है कि जब आपका इस बात पे एक ईमान होता है कि जो चीज़ होगी वो अच्छे के लिए होगी, और अगर आप ख़ास तौर से एक अल्लाह ताला से मदद मांग के आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको खुद ही जो है ना वो वाइल आई एम गेटिंग टूवर्ड्स इट, तो खुद ही आपको एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। कुछ जगहों पे मैंने ये देखा है कि आप अगर कोई काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो उसमें आपको थोड़ा डर लग रहा होता है, घबराहट हो रही होती है, तो अगर ऐसा है तो फिर मैं उसको और ज़्यादा इवैल्यूएट करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि वाकई उसमें क्या ऐसी चीज़ है कि जो मुझे सॉर्ट ऑफ जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी थी या क्या, आई ट्राई टू फिगर इट आउट। अगर फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होता तो देन आई डोंट डू इट। ठीक है, लेकिन अदरवाइज जनरली मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बड़ा आई इवैल्यूएट ऑल दी एस्पेक्ट्स,
और एक मेरा उसूल और ये है कि मेरे पास ये जो मैं कोई फॉर्मल लाइक मेरे पास कोई नोटबुक सॉर्ट ऑफ नहीं होती, मैं फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर आई जस्ट एज आई एम काइंड ऑफ वॉकिंग या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जी मैंने ये डिसीजन लेना है, तो मैं उस दौरान जो है बस मैं वो उसके प्रॉज एंड प्रॉन्स में उसमें लिखना शुरू कर देता हूँ। ओके। अब मुझे ये पता है कि जी ये 3 ये वो, मैं फिर ये सोचता हूँ कि देखें ज़िंदगी में ना या किसी भी चीज़ में यू ऑलवेज हैव टू गिव समथिंग टू गेट समथिंग, मतलब हर चीज़ एक ट्रेड है। तो उसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि अगर ये चीज़ इससे मुझे ये लाइक डाउनसाइड हो सकती है या ये रिस्क है इसके अंदर, तो बेनिफिट्स क्या हैं, डू दे आउटवे दैट और नॉट। अगर तो वो बेनिफिट्स इतने हैं कि ये रिस्क आ भी जाए और वो और बेनिफिट मिलने पे वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल सकता है या वो उसका एक यू नो दैट इट इज़ जस्टिफाइड, तो देन आई गो फॉर इट। और अगेन वही बात है कि ये डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है मेरा कभी भी बहुत लंबा नहीं होता। ओके। दिस इज़ बिकॉज मैं कोई ये नहीं सोचता, अगर बहुत वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर सबसे मैंने मुश्किल भी डिसीजन लिया है तो उस पर मैं ये कह देता हूँ उनको, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो एक वो खातून का फ़ोन आ रहा था, बिकॉज उनको मैंने कोई एक बात पे एक बेसिकली कोई एक जो है वो एक एग्रीमेंट एक साइन करना है, तो उसके लिए जो है ना मैंने कंफर्म करना था। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जी लेट मी थिंक ओवर इट, और ज़्यादा से ज़्यादा आई टेक अ डे, दैट्स द मोस्ट। कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पे मुझे अगर नहीं समझ आ रहा, सो मैं फौरी तौर पे मैं कभी भी लाइक मैं आई एम नॉट इम्पल्सिव। ओके। सो आप जो कह रही है ना कि रिस्क टेकर या वो, सो बेसिकली आई एम अ रिस्क टेकर बट आई एम नॉट इम्पल्सिव। मेरा हमेशा ये होता है कि मैं कहता हूँ कि जी जल्दबाजी में एक तो कोई काम करना नहीं है और देर भी नहीं लगानी। तो आप जैसे जैसे आप चल रहे हैं आप उसको जो है वो अपना वहाँ पे उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिखते रहें, उसको एवेल्युएट करें। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ है तो उस पर द मोस्ट आई डू इज स्लीप ओवर इट नाइट। एक दिन आपने लगा लिया, और साथ में जो आपका ये जो फेथ है मेरा कि जो चीज़ होगी उसमें बेहतरी होगी, तो उसके लिए उसकी वजह से देन आई एम कंफर्टेबल व्हेन आई एम फाइनली टेकिंग दैट डिसीजन। और सलातुन हाजत जब आपने पढ़ी होती है तो आपको खुद ही ये पता होता है कि इसके बाद आप जो चीज़ करेंगे तो उसमें फिर बेहतरी होनी है, या फिर आप जो इस्तिखारे की नमाज़ पढ़ते हैं या इस्तिखारा आप करते हैं चलते फिरते, सो वो दैट हेल्प्स। Beautifully explained, I must say. And moving forward, I would now like to delve into a different aspect, which is that I'm sure along your career you have interviewed a lot of people for different positions, right? So what is something in a candidate that stands out for you, or something that impresses you? Alright जी, so पहली चीज़ है the candidates believe in him or herself, like कि क्या confidence level है। Okay. बिकॉज काफ़ी सारी जगहों पे जो लोगों की कॉम्पिटेंस में लैकिंग नहीं होती, वो अपने आप को इतना उनकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, या वो उस तरह से अपने आप को समझते नहीं है कि उनके अंदर वो कॉम्पिटेंस है। ठीक है जी। सो पहली चीज़ तो ये कि हाउ कॉन्फिडेंट द कैंडिडेट इज। सेकंड, पॉजिटिव माइंडसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा ये कि आपको अपने आप के लिए कोई चीज़ बेहतर करने के लिए किसी और को दूसरे को नुकसान पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। Okay. कि आप दूसरे की साथ सपोर्ट करते हुए खुद आगे बढ़ें। तो टीम प्लेयर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए मतलब दिस इज़ लाइक आई मीन सुपर इम्पॉर्टेंट कि कोई भी किसी और को कभी भी नुकसान ना पहुंचाए और हमेशा दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए। उसमें उसके जब आप दूसरों के फ़ायदा सोचते हैं तो आपका खुद फ़ायदा आप देखते हैं कि आपके लिए खुद भी अच्छा होता है। I feel like this is so basic, right? दिस इज़ वेरी बेसिक, और ये अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मैंने देखा है कि लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन मैं एक मेरा एक नज़्म है जिसका एक शेर जो है वो बड़ा मेरा एक पसंदीदा है। और इट गोज़ लाइक कि हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। तो ये जो अदावत की आग है ना, ये नहीं होनी चाहिए। और जब ये नहीं होगी तो आप देखेंगे कि आप और आपके अतराफ़ में सारे लोग आपकी वजह से
सब लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जब सब मिलके आगे बढ़ते हैं तो वो फिर सभी के लिए अच्छा होता है। तो ये बात को रियलाइज़ करना इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बाकी ऑफ कोर्स ये 3 तो ट्रेट्स हैं जो कि पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। इसके अलावा जो मेन कोर कॉम्पिटेंस है दैट इज़ ऑफ कोर्स अ मस्ट, और जो Yes. बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें वो तो ज़रूरी है ही। Okay, you've turned this podcast into a very lovely conversation. And before going towards the end, I would like to ask you, what is something you have done in an interview to impress the interviewer? आई डोंट नो। आई मीन आई थिंक पहली बात तो ये कि मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए ही नहीं हैं। Okay. तो जैसा आपने खुद प्रॉब्ली लिंक्डइन प्रोफाइल देख के वो रियलाइज़ किया कि मैंने एक बायर में इंटरव्यू दिया था, उसके बाद नोवार्टिस में मैं हूँ अब, और मे भी शायद साथ में और 2-3 कोई इंटरव्यूज़ दिए होंगे, लेकिन आई जस्ट बी माई सेल्फ, दैट्स इट। Okay. आई डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा वो, बट मेरा सिर्फ एक ये होता है कि येस, बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू आई डू लुक अप, आई डू माई रिसर्च अबाउट द कंपनी, अबाउट द पीपल हु आर इंटरव्यूइंग मी, और थोड़ा बहुत ये कि बस दैट्स अबाउट, बाकी आई जस्ट बी माई सेल्फ, दैट्स ऑल। मैं कोई जाके ख़ास इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल मेरी कोई कभी भी ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती कि मैं कुछ सोच के जाऊँ कि मैं करूँ इम्प्रेस करने के लिए। आई जस्ट टॉक, आई जस्ट And I feel like that's the most important aspect to you, right? आई मीन जस्ट बी योरसेल्फ, ख़त्म, मोस्ट Yeah. कंफर्टेबल। अगर मैंने हमेशा ये देखा है कि कभी मैंने कोई जाके बात करनी है, जितनी वो जो भी ट्रेनिंग्स या जो भी मैं जाके बातचीत करता हूँ, तो अगर मैं कोई चीज़, मैं 2 या 4 पॉइंट्स भी लिख लूँ ना कहीं पे, तो मुझसे वो बात प्रॉपर्ली होती नहीं है, बिकॉज फिर हमेशा मेरे जहन में वो होता है कि मैंने लिखा क्या था, क्या बात थी, वो मैं उसको देखूँ या बात करूँ। तो आई जस्ट व्हाट आई डू इज़, जैसे यहाँ पे भी अभी ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जब आपने मुझे थोड़ा सा थीम बताया, सो आई जस्ट टुक अ कपल ऑफ मिनट्स टू थिंक अबाउट इट कि Yeah. क्या मेन चीज़ें हैं जिस पे मैं बात करनी है मैंने। तो बस दैट्स इट। उसके बाद Yeah. फिर आप यू जस्ट बी द नेचुरल पर्सन यू आर, और अपना आप जाके बात करें, यू जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस। Definitely. And that is exactly what happened with me as well. I had a whole list of questions, but the way you carried the conversation ahead, I had a wonderful time. Shalini, I mean, so did I, and thank you very much for this. I really enjoyed this. Yeah. Thank you so much for your time, and thank you for being here. We are delighted to have such a guest as you. You being a corporate professional aside, but you being a person, are wonderful. Thank you so much. Right, ji. Thank you. बहुत शुक्रिया. Alright, guys, that is all for today. I will catch you guys in the next episode. Till then, stay tuned.